इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेरा था। इंटरनेशनल पुलिस के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें कि 40 से 50 कंट्रीज की पुलिस फोर्स वहाँ थी। तो वाइस चांसलर नहीं चाहते थे, लड़के उत्तेजित थे कि शासन होना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में यूपी 112 की गाड़ियाँ किसी के घर जाती हैं, किसी के परेशानी की जगह जाती हैं, तो उसका पायलट हमारा होमगार्ड का जवान ही होता है। एयर इंडिया एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्योरिटी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर सिमल्टेनियसली दोनों पोस्ट एक साथ मेरे पास थी, तो लगभग 2 वर्ष वहाँ भी काम करने का मौका मिला। 14,000 होमगार्ड्स हमारे लगे थे। उन्होंने कई जिंदगियां बचाई। लोगों को, विकलांगों से लेकर के ऐसे जो अशक्त लोग थे, उनको स्नान कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाम में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का फोन आया कि आपको अलीगढ़ जाना है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर रखी है। नमस्कार, द सुपर कॉप्स देख रहे हैं आप। मैं हूं विनय। आज हमारे साथ हैं यूपी पुलिस के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी बीके मौर्य जी। आप 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में पुलिस महानिदेशक होमगार्ड के पद पर तैनात हैं। हम आप आज उन्हीं से बात करेंगे और उनके अनुभवों को आपके समक्ष रखेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार विनय जी। पहले तो सर ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चंदौली के एक खानापुर जैसे गांव में आप जन्मे, उसके बाद आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफ़र भी तय किए हैं, तो इस पर सर ज़रा बताइए। आपने सही बताया कि आप उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला, जो कि सबसे पूर्ववर्ती जिला है, वहाँ पे एक छोटे से गांव में, घानापुर मेरा गांव है, वहाँ से पैदा हुए। स्कूलिंग लगभग ग्रामीण परिक्षेत्र में किया। उसके बाद आईआईटी बीएचयू, आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम एजुकेशन लेते हुए जी। और सर्विस के दौरान स्कॉलरशिप प्राप्त करके मैंने सिंगापुर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर इन पब्लिक मैनेजमेंट भी किया है। जी। तो एक एजुकेशन का बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। उसके बाद पुलिस में, जैसा आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में बहुत समय काम करने का अवसर मिला, जहाँ पर कि 9 जिलों में एसएसपी के रूप में काम किया। महत्वपूर्ण जिले मैं बता दूं: आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद जो अब अयोध्या है, उसके साथ बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, और डीआईजी के रूप में मुझे आजमगढ़, सहारनपुर, मेरठ रेंज में काम करने का मौका मिला था। केंद्र में डेपुटेशन पे जाने के बाद मैं एसएसबी, जो सशस्त्र सीमा बल है, जो भारत नेपाल, भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है, उसके साथ साथ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात है, इन दोनों पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने का मौका मिला। और इसके साथ साथ मैं एयर इंडिया में एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिक्योरिटी और चीफ विजिलेंस ऑफिसर सिमल्टेनियसली दोनों पोस्ट एक साथ मेरे पास थी, तो लगभग 2 वर्ष वहाँ भी काम करने का मौका मिला। वहाँ पर केंद्र में काम करने के बाद मैं स्टडी लीव पर चला गया था, जैसे मैंने बताया, 1 साल के लिए। वहाँ पर 6 महीने सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का LKY स्कूल ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट है, वहाँ पे। उसके बाद 1 सेमेस्टर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ाई करते हुए वहाँ पर MPM की डिग्री प्राप्त करके वापस लौटा जब स्टेट में, तो मैं ADG ट्रेनिंग, ADG रेलवेज, ADG लॉजिस्टिक्स और अभी इस समय DGP होमगार्ड्स के पद पर काम कर रहा हूँ। सर ये पूछ रहा था कि जैसे आप इंटरमीडिएट में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आपके गांव में बहुत उस समय जैसा भी एटमॉस्फेयर रहा हो, वो पढ़ाई का उस जमाने में नहीं, तो कैसे सर इतना वहाँ से निकले? बताया जाता है कि आप पेड़ के नीचे भी पढ़े हैं। हाँ, मैं जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, उसमें तो क्यों 2 कमरे थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग जो है पहले शुरू में जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तक तो यहीं पढ़ते थे। पीपल का पेड़ था, उसके नीचे पढ़ते थे। और जब कोई बरसात होती थी, सभी लोग उसी 2 कमरे में सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते, उसमें पढ़ाई नहीं होती थी, तो बाहर पढ़ते थे। और उसके बाद फिर 6th, 7th, 8th में भी लगभग इसी तरह का माहौल था। अच्छा। उस समय आप समझ सकते हैं कि
एक तो बहुत ही पिछड़ा इलाका था, हम लोग गांव में पढ़ते थे, लेकिन 8th क्लास में हम लोगों को, अब तो नहीं है, उसमें बोर्ड हुआ करता था, तो उस समय मैंने 8th क्लास में पूरे जिले में बोर्ड में 2nd पोजीशन मिली थी मुझे। मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिमाग के थे, तो वो चाहते थे, वो थोड़ा सा वो पढ़ नहीं पाए थे, तो उनका बहुत मन था कि बेटा मेरा, फार्मर थे। हाँ फार्मर, कृषक हैं, अभी भी कृषक खेती का काम करते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि इसको पढ़ाऊंगा। तो वैसे उन्होंने कि उनका विजन था, मैं समझता हूँ कि विजन ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग जो है बहुत सारा खेती किसानी का भी काम होता है, तो बच्चों पर भी इस तरह से भार डाल देते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी इस तरह का नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करो, और मेरा भी मन लगता था पढ़ाई लिखाई में। तो फिर मुझे उन्होंने किसी भी तरह से क्वींस कॉलेज में, वहाँ पर क्वींस इंटरमीडिएट कॉलेज था बनारस में, वाराणसी, उनको किसी ने बताया था कि वो बहुत अच्छा स्कूल है, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे इंटरमीडिएट में मेरे एडमिशन करा दिया। फिर वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा किया, उनके आशाओं के अनुरूप। फिर उत्तर प्रदेश की बोर्ड में 2nd पोजीशन हुई, और हमारे कुछ मित्र थे, मैं नाम लेना चाहता हूँ, सुजय करके एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि IIT की भी एग्ज़ाम होता है, तो मैंने वो तैयारी करनी शुरू कर दी। तो मुझे JEE में उसमें रैंक मिल गई थी, तो मैं ITBHU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे आप एक बार शहर में आ जाते हो तो समझ में आ जाता है। फिर IIT दिल्ली में M.Tech करते हुए सिविल सर्विसेज में किया, और सिविल सर्विसेज में मैं सक्सेसफुल होते हुए फिर IPS ऑफिसर उत्तर प्रदेश काडर में बना। अच्छा। सर एक चीज़ और है, सामान्यतः हम लोग कम सुनते हैं, जैसे आपकी 9 जिलों में पोस्टिंग रही है बतौर कप्तान, आप अलीगढ़ में पोस्ट रहे, उसके बाद फिर अन्य जनपदों में गए, एक समय ऐसा आया कि आपको पुनः वापस फिर अलीगढ़ जनपद में जाना पड़ा, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? ऐसे ये बहुत आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा मेरे बायोडाटा को देख करके। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेहनत से काम करते थे हम लोग फील्ड में, जब भी जो भी जिम्मेदारी मिली वो बहुत ही मेहनत से काम किया। तो अलीगढ़ में मैं उसमें SSP बरेली था, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। 6 दिसंबर का दिन था, और बहुत कोहरा था बरेली में। शाम में ADG लॉ एंड ऑर्डर का फोन आया कि आपको अलीगढ़ जाना है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि नहीं, अभी ट्रांसफर कर दे रहे हैं आपका। उस समय अभी स्वर्गीय श्री अजय राज शर्मा जी थे। मैंने कहा कि सर क्या हुआ? बोले कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पूरा जाम लगा हुआ है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर रखी है, और आपको अभी तत्काल वहाँ निकलना है, चले जाइए। शाम में इतना ज़्यादा कोहरा था कि जाने का प्रश्न ही नहीं था, बहुत घना कोहरा था। अब थोड़े कोहरे कम होने लगे हैं, लेकिन पहले मुझे अच्छी तरह याद है बहुत ज़्यादा घना कोहरा हुआ करता। तो मैंने कहा सर अभी तो नहीं जा सकता, सुबह सुबह मैं जाऊँगा। तो फिर सुबह सुबह मैं निकल करके वहाँ गया, तो यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद थी, और लड़के बहुत ज़्यादा उधम काट रहे थे। वहाँ सड़कें बंद किया हुआ था। SSP रेजिडेंस के सामने ही वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी इवन SSP रेजिडेंस भी काफ़ी हद तक जो है कंप्रोमाइज था, उधर से आना जाना लोग का बंद था। लेकिन जा करके वहाँ उसको हमने खुलवाया, यूनिवर्सिटी में सैनिटाइज करा कर यूनिवर्सिटी को रेस्टोर किया, वहाँ के छात्र संघ को भंग कराया, और उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक वहाँ रहा। और आप जहाँ तक पूछ रहे हैं कि फिर से क्यों हुआ, तो पुनः मेरा वहाँ पर कम्युनल प्रॉब्लम चल रही थी, दंगे हो गए थे, 2004 की बात है। उस समय परिस्थितियाँ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल थी, तो सरकार ने मुझे फिर से वहाँ पोस्ट किया था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सन 1999 में जो मैंने छात्र संघ भंग कराया था, 2004-05 में जा करके उसी छात्र संघ को मैंने ही अपने SSP शिप में, यद्यपि वाइस चांसलर नहीं भी चाहते थे, इसलिए मैंने ही जाकर फिर वहाँ रेस्टोर भी कराया। इतने दिनों तक जो है छात्र संघ भंग था, तो वाइस चांसलर नहीं चाहते थे, लड़के उत्तेजित थे कि छात्र संघ होना चाहिए। मेरा भी मानना था कि छात्र संघ होना चाहिए, तो वो विशेष परिस्थितियों में जबकि छात्रों ने बहुत उच्छृंखल व्यवहार किया था, तब हमने कहा था
उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो छात्र संघ रिस्टोर ही नहीं हो पाया था। अच्छा। तो मैंने अपने कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो उसको रेस्टोर कराया था। और शायद ही कोई एसएसपी रहा हो जिसका इतना सम्मान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ होगा जितना मेरा वहाँ पे सम्मान होता था। मैं 2 साल तक वहाँ पे एसएसपी रहा अलीगढ़ में, किसी तरह से कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक करियर का एक बहुत बड़ा पॉइंट था अलीगढ़, और अलीगढ़ के लोग अभी भी मुझे बहुत ही प्रिय हैं, वो भी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। सर, आप ये कोसोवो भी आप गए थे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से, क्या था ये सर? हाँ, आपने सही बताया है। मैं इंटरनेशनल जो पीस कीपिंग ऑपरेशन था, अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया जब टूटा था, उसमें बहुत सारे झगड़े हुए थे, और सर्बिया में और कोसोवो के बीच में, अल्बानिया में कोसोवो के बीच में बहुत सारे वहाँ पर सर्ब्स और अल्बानियंस में बहुत बड़े झगड़े थे। तो वहाँ पर युद्ध हुआ था। उसके बाद पीस रेस्टोरेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के रेस्टोरेशन के लिए यूएन की पीस कीपिंग मिशन वहाँ स्टार्ट हुआ था। तो मैं जब अलीगढ़ में एसएसपी था प्रथम बार, तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवर्टाइज करती बताती है कि जाना है, तो हमने भी अप्लाई किया था। वहाँ पर मेरा भी वहाँ पर पीस कीपिंग ऑपरेशन में हो गया था। तो मैं 1 साल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेरा था, इंटरनेशनल पुलिस के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें कि 40 से 50 कंट्रीज की पुलिस फोर्स वहाँ थी। तो वहाँ पर जो कोसोवो पुलिस सर्विस बना था, वहाँ पर कोसोवो पुलिस सर्विस की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नया, तो उसके ट्रेनिंग का जिम्मा मेरे पास था। उसको रेज करने का, उनके लोगो डिजाइन करने का बहुत सारा इंटरेस्टिंग काम था। तो मैंने वहाँ पर बहुत ही सेटिस्फाइंग वे में मैंने काम किया था। तो 1 साल का मेरा वहाँ पर एक अच्छा अनुभव था। एक चीज़ सर और पूछना है, जैसे आप इसमें होमगार्ड डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे जो ड्यूटीज़ वगैरह को लेकर के हमेशा नए इश्यूज रहते हैं, क्या अभी क्या स्थिति है और क्या प्लानिंग वगैरह है सर आप लोगों की? देखिए, होमगार्ड एक ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स है, और आपको मैं बता दूं कि इसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी। 1962 में आप समझ सकते हैं कि इंडो चाइना वॉर के बाद का ये डेवलपमेंट था। सन 1962 में 3 बड़े फोर्सेस का गठन हुआ था, 3 ऑर्गेनाइजेशन का। एक एसएसबी, दूसरा आईटीबीपी और तीसरा होमगार्ड्स। तो मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं इन तीनों फोर्सेस में मैं काम करने का अवसर मिला है। एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल आज के डेट में है, ये पहले स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो हुआ करती थी। जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था देश में, उस समय आप जानते हैं बॉर्डर पे थोड़ा बहुत चाइनीज का मिलिट्री आ गई थी। तो उस समय ये अनुभव किया गया था कि लोगों का रेसिस्टेंस नहीं था। यदि सेना आ रही थी तो जहां पर खड़ी हो जाती थी, लोग ज्यादा रेसिस्ट नहीं करते थे। उसके ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब एक स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो बनाया, जो आज एसएसबी है, जो कि बॉर्डर पे रह करके, लोगों के बीच में रह करके, उन्हें यदि कोई एनिमी ऑक्यूपेशन होता है तो कैसे एनिमी ऑक्यूपेशन को ध्वस्त करना है, किस तरह से उनको रेसिस्ट करना है, ताकि वो हिम्मत ना जुटा पाए आने की, या आ जाए तो उनका जीना मुहाल हो जाए। इस तरह के ऑपरेशन के लिए एसएसबी बना था। इसी तरह से आईटीबीपी, इंडो चाइना बॉर्डर के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन हुआ था। और होम गार्ड्स की स्थापना इसलिए हुई थी कि जब भी कोई देश में कोई आपातकाल की स्थिति आए, जब कोई सेना को काम करना पड़े, बॉर्डर पर चला जाना पड़े, या पुलिस फोर्स भी एक दूसरे तरह से काम करना शुरू करे, तो आम जनता को कैसे, उनमें आम जनता में रह करके, उनमें यदि कोई हवाई हमले हो रहे हैं या किसी तरह, तो सिविल डिफेंस और होमगार्ड की ड्यूटी ये थी कि कैसे लोगों में एक विश्वास पैदा करें, लोगों को साथ में रखें। इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि जिससे कि वो एक आम जनता के साथ मिलकर के एक सुरक्षा का माहौल बनाए। तो ऐसा ये होमगार्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य है। और आज आप देख सकते हैं कि होमगार्ड्स हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, वो पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आप उत्तर प्रदेश में
किसी भी जिले में चले जाएं, वहां के जो मुख्य चौराहे हैं उस पर हमारे होमगार्ड्स के जवान ही आपको ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की जो आपातकालीन व्यवस्था है यूपी 112, जी मैं यूपी 112 का जब गठन हो रहा था तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स थे उसमें मैं बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है जो टेक्निकल टीम थी, टेक्निकल इवैल्यूएशन और इसका टेक्निकल जो ठेका होना था, कॉन्ट्रैक्ट होना था, उसको मैं हेड कर रहा था और जो मैन पावर वाली थी वो कोई और हेड कर रहा था। तो मैन पावर में एकाएक समस्या आ गई कि वो मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाया और उस समय सरकार को इस यूपी 112 को, जो यूपी 1100 थी तब, उसको तत्काल लागू करना था। ड्राइवर्स की कमी हो गई। पहले था कि गाड़ियां रहेंगी और ड्राइवर्स उस पर आउटसोर्स करके रखे जाएंगे, वो आउटसोर्सिंग हो नहीं सकी और सरकार को बहुत ज़्यादा जल्दी इसको शुरू करना था। तो तुरंत होमगार्ड्स की ओर नजर गई। फिर होमगार्ड्स विभाग के जो लाइसेंसी जो थे लड़के जिनका कि ड्राइविंग लाइसेंस था, उनको इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग करके उनको डिप्लॉय किया गया और आज के डेट में हमारे 8-10 हज़ार के आसपास जवान इसी ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो जितने भी आपातकालीन स्थिति में यूपी 112 की गाड़ियां किसी के घर जाती हैं, किसी के परेशानी की जगह जाती हैं, तो उसका पायलट हमारा होमगार्ड का जवान ही होता है। तो आज के डेट में चाहे मजिस्ट्रेट की सुरक्षा हो, चाहे जुडिशरी की सुरक्षा हो या अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हो, सभी जगह पर होमगार्ड बड़े ही मनोयोग से काम कर रहे हैं। एक वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा फोर्स है और आज के डेट में 73-74 हज़ार के आसपास होमगार्ड हमारे काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। सर, ये जैसे कुंभ मेला वगैरह हुआ तो उसमें भी सूचना आई कि होमगार्ड का जो है 14,000 होमगार्ड्स हमारे लगे थे। अच्छा। उन्होंने कई जिंदगियां बचाई, लोगों को, विकलांगों से लेकर के ऐसे जो अशक्त लोग थे उनको स्नान कराने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सिक्योरिटी ड्यूटी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ट्रैफिक ड्यूटी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से होमगार्ड की फेयर्स में हर जगह पर एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो सर, जैसे अभी भविष्य को लेकर के इनको लेकर क्या प्लानिंग वगैरह है सर? देखिए, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी बैठक हुई थी, पूरे चार्टर को रिवाइज किया जा रहा है। होमगार्ड का जो वॉलंटियर्स हैं इनके चार्टर को रिवाइज करने का अभी चल रही कवायद। बहुत जल्दी ही एक नए एक्ट के रूप में हमें होमगार्ड्स का, जैसे मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि होमगार्ड्स ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर हर एक स्टेट में गठित है। तो उसका एक चार्टर बन रहा है कि इनको भविष्य में जो देखते हुए, जैसे अभी इंटरनेशनल, अभी आपने देखा होगा इंडो पाक जब मुश्किलें पड़ रही थी, झगड़े चल रहा था, यहाँ पर जब वॉर की स्थिति आ गई थी, तो उस समय भी हमारे सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। हम लोगों ने एक्टिवेट किया था पूरे जिलों में। तो इनका नॉर्मल सिचुएशन में और आपात स्थितियों में क्या उपयोग होना है, किस तरह से होना, उसका नए ढंग से चार्टर अभी बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे इनके वेतन भत्तों का, इनका वेतन नहीं होता, इनका दैनिक भत्ता होता है, क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं, तो उसमें अभूतपूर्व वृद्धि की गई। अब इनका दैनिक भत्ता जो है सिपाही के दैनिक वेतन के बराबर हो गया है। इसी तरह से इनके जो डीएनएस अलाउंस, कहीं भी जाते हैं डेली अलाउंस, उसमें भी वृद्धि की गई, ट्रेनिंग अलाउंस में वृद्धि की गई। हम लोगों ने इनका सैलरी अकाउंट बैंकों के साथ टाई अप करके कर दिया, ताकि दुर्घटना मृत्यु होने पर इनको 30 से 40 लाख रुपए की तत्काल अनुदान मिल जाता है। इन एसेंस की तत्काल वो इंश्योरेंस की बीमा राशि तत्काल इनको मिल जाती है। तो काफ़ी प्रयास किए गए हैं कि इनका डे टू डे वर्किंग अच्छी हो। इनके वर्दी भत्ते में पहले दिक्कत होती थी, तो उसके लिए भी इनका हर 3 साल में इनका वर्दी भत्ते का भुगतान सीधा ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। शायद सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऐसा विभाग है जिसमें कि लगभग हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन में बहुत जोर दिया। अच्छा। आज के डेट में इनके सारे ड्यूटीज डिजिटल माध्यम से लगती हैं, इनके अकाउंट्स डिजिटल हैं और इनका
भत्ता भी सीधा सीधा इनके अकाउंट्स में जाता है, वो भी एक क्लिक ऑफ बटन से जाता है। तो बहुत सारी चीजें कर दिया ताकि मैनुअल बहुत सारी चीजें भ्रष्टाचार की शिकायतें होती थी, उसको ध्यान में रखते हुए अब आज की डेट में सारे के सारे चीजें, इनके सारे रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज करके इनको हमारे इसमें मेंटेन किया हुआ है। तो लगभग बहुत सारे काम हम लोगों ने अभी करके इसको ठीक किया है। हमारे साथ मौजूद थे पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स बीके मौर्य जी, जिन्होंने अपने करियर और वर्तमान पुलिसिंग के बारे में तमाम बातें हमसे साझा की। हम फिर मिलेंगे एक नए सुपर कॉप और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।